हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। देखो, साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, इससे पहले 10 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए। ये 11वां वीडियो है हमारा। और ये जो एचएसएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा अभी आपका 21 और 22 अक्टूबर को, इसके अलावा हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी के अंदर ये पीडीएफ काम आएगी। जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो जो 15 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं पीडीएफ में से देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले के जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको भी ध्यान से देखना है। मैंने बिल्कुल धीरे धीरे और अच्छी तरह से समझा रखा है और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज की पीडीएफ हम शुरू करते हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। मैंने बताया था कि जो एसिड और बेस बताते हैं हम, वो किसके आधार पर बताते हैं? पीएच के आधार पर। पहले कैसे बताया जाता था कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, उनको चखना पड़ता था, अगर खट्टा है तो अम्ल। और जो क्षार होते हैं, बेस, वो क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, उनको भी चख करके पता करना पड़ता था। लेकिन कुछ अम्ल और क्षार ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, जिनको चखना हानिकारक हो सकता है। इसी के कारण फिर पीएच स्केल आया। क्या आया? पीएच स्केल। उसके आधार पर फिर हमने पता लगाया कि कौन सा एसिड रहेगा और कौन सा बेस रहेगा। तो जो पीएच स्केल होता है उसके अंदर आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, क्योंकि पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक होता है। कितना होता है? 0 से 14। मिड में 7 होता है। 0 से 7 तक एसिड होते हैं, 7 न्यूट्रल रहेगा, 7 से 14 तक बेस होते हैं। इसके अलावा जो पीएच रहेगा वो किसके आधार पर निकालते हैं हम? लिटमस पत्थर के आधार पर। किसके आधार पर? लिटमस पत्थर। जो लिटमस पत्थर होता है वो ही बताता है कि कौन सा एसिड रहेगा और कौन सा बेस रहेगा। जो लिटमस पत्थर है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेड, लाल होता है। एक होता है ब्लू, नीला होता है। तो आपको ध्यान रखना है, लिटमस दो प्रकार के होते हैं, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। तो रेड ब्लू में चेंज होगा, ब्लू रेड के अंदर। उसी के आधार पर हम बताते हैं कि कौन सा एसिड रहेगा और कौन सा बेस रहेगा। तो आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, मैंने पहले वीडियो डाला था उसमें ही बताया था। आपको अनील ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? अनील। ऐसे आपको क्या बनाना है? अमल बनाना है। नी से क्या बनाओगे आप? नीला। और ले से क्या बनाना है? लाल। तो जो अमल होते हैं वो नीले लिटमस को किस में चेंज करते हैं? लाल के अंदर करते हैं। और जो हमारा बेस या क्षार रहेगा उसमें आपको विपरीत कर देना है। लाल लिटमस किस में चेंज होगा? नीला। तो अनील ट्रिक से आप ध्यान रखते हो, ऐसे अमल बनाओगे, नी से नीला, ले से लाल। तो अमल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल में, और क्षार क्या करते हैं? लाल को नीले के अंदर। अब देखो, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को किस में चेंज करेगा? नीला में। तो लाल को अगर नीला में चेंज कर रहा है तो वो क्या रहेगा? क्षार रहेगा, जिसे हम बोलते हैं बेस। कैसा रहेगा? क्षार बेस रहेगा। सेकंड मैंने बताई कि जो पीएच होता है 0 से 7 तक एसिड होता है, अम्ल होता है। 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल, उदासीन होता है। और 7 से लेकर के 14 तक क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, बेस रहेंगे। तो ये पता चल गया हमें कि वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो वो क्षार रहेगा। और क्षार का पीएच होता है 7 से लेकर के 14 तक। कितना होता है? 7 से 14 तक। अब हमें ऑप्शन दे रखा है 1, 4, 5 और 10। तो आपको देखना है कि 7 और 14 के बीच में कौन सा आ रहा है? 10 आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 10। अगर हमारा अमल होता तब वो 1 भी होता, 4 भी होता और 5 भी होता। तब क्या दिए जाते आपको? 3 जो ऑप्शन दिए जाते वो 7 से ऊपर के दिए जाते, एक 7 से नीचे का होता, वो क्या हो जाता? अमल हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखो, लाल नीला हो रहा है तो क्षार रहेगा। और क्षार की कंडीशन होती है कि उसका पीएच स्केल के अंदर मान 7 से 14 तक रहेगा। जो हमें कितना दे रखा है ऑप्शन में? 10 दे रखा है, जो हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ये ध्यान रखना है आपको। देखो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? जो अपच होती है, जिसे हम बोलते हैं एसिडिटी, उसमें क्या होता है? जो हमारा स्टोमच होता है, आमाशय, जिसे हम पेट बोलते हैं, जो हमारा पेट होता है, उसमें क्या होता है
कि एक एसिड निकलता है HCl। कौन सा निकलता है? HCl, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो क्या करता है कि जो हम भोजन खाते हैं, बाहर से जो हानिकारक जो बैक्टीरिया जाते हैं, उनको ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? उनको ख़त्म कर देता है। कई बार क्या होता है, जो हमारा आमाशय होता है उसके अंदर HCl की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। HCl की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे कई बार हम ज़्यादा भोजन खा लेते हैं या ज़्यादा टाइम तक भूखे रह जाते हैं, और भी कई कंडीशन हैं जिनके अंदर HCl की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तब हमें क्या होता है? दर्द या जलन होने लग जाती है। पेट में क्या होता है? दर्द या जलन हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं अपच या एसिडिटी बोलते हैं। तो अपच या एसिडिटी का जो उपचार होता है, उसका उपचार हम करते हैं, क्योंकि एसिड की मात्रा बढ़ी है। किसकी बढ़ी है? HCl क्या है? एसिड अम्ल है। तो अम्ल की मात्रा बढ़ी है, तो इसके उपचार के लिए हम लेते हैं एंटा एसिड। क्या लेते हैं? एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है? जो एसिड को ख़त्म करे। तो एसिड की मात्रा बढ़ने से हमें प्रॉब्लम, दर्द या जलन हो रही है, तो एसिड की मात्रा को कम करना है। एसिड की मात्रा को कौन कम करेगा? एंटा एसिड, जो क्या करता है? एसिड को ख़त्म करता है। हिंदी में इसे हम बोलते हैं प्रति अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल। जिसके दो ही एग्जाम्पल होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो होता है MgOH2, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये ध्यान रखना आपको। MgOH2 वैसे तो इसको बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्या करता है? एसिड की मात्रा को कम करता है और हमें रिलीफ देता है। सेकंड हमारा होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, NaHCO3, जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। तो दो एग्जाम्पल बता दिए मैंने। फर्स्ट बता दिया MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और सेकंड मैंने बता दिया NaSCO3 बेकिंग सोडा। जो खाने का सोडा होता है वो भी कैसा होता है? क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या होता है? क्षारीय होता है। जो एसिड रहेगा, एसिड को क्या करते हैं? ये दोनों बेसिक या क्षारीय होने के कारण एसिड, जो HCl एसिड की मात्रा बढ़ी है, उसको क्या कर देते हैं? वो ख़त्म कर देते हैं। और जो हमें दर्द या जलन होता है, अपच या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी एसिड, एंटीसेप्टिक। तो कौन सी रहेगी? एंटा एसिड होती है। कौन सी होती है? एंटा एसिड, जो एसिड की मात्रा को ख़त्म करती है। इसके अलावा एंटा एसिड की जगह आपको MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी मिल सकता है। इसके अलावा NaSCO3 बेकिंग सोडा भी मिल सकता है। और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये ध्यान रखना आपको। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारी पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी होती है, मैं बता देता हूं आपको कि जो हमारी आवर्त सारणी रहेगी, उसमें एक तो हम चलते हैं बाएं से दाएं, एक हम चलेंगे ऊपर से नीचे। कहाँ जाते हैं? ऊपर से नीचे। तो आपको ध्यान रखना है कि हम अगर बाएं से दाईं तरफ जाते हैं, तो उसके अंदर एक तो आप ध्यान रखोगे परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक साइज। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है, कम होती है। सेकंड आप ध्यान रखोगे, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें इस साइड तो क्या होती है? नॉन मेटल अधातु होती है। इन दोनों के मिड में क्या होती हैं? उप धातु होती है, मेटलॉइड्स होती हैं। और लेफ्ट साइड क्या होती हैं? धातु या मेटल होती हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसकी लेफ्ट साइड बाईं तरफ तो मेटल्स, धातु होती हैं। और जो अधातु होती हैं या नॉन मेटल्स होती हैं, वो कौन सी साइड होती हैं? राइट साइड होती हैं। और इन दोनों के बीच में क्या होती हैं? उप धातु होती हैं, जो संख्या में कितनी होती हैं? 7 होती है। मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता भी रखी है 7। तो इन दोनों के बीच में मेटलॉइड्स, राइट साइड
अधातु, और लेफ्ट साइड कौन सी रहेंगी, धातु रहेंगी। तो यही बता रखा है। अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे, क्योंकि इधर तो धातु, इधर क्या है, अधातु, तो बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। अधात्विक गुण क्या रहेगा, बढ़ता है, क्योंकि इधर क्या पाई जाती है, अधातु। भाई बाएं तो धातु हैं, बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो अधातुओं की संख्या तो बढ़ेगी, तो बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। इसके अलावा जो परमाणु त्रिज्या थी वो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। दो बात तो ये ध्यान रखोगे, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, और इधर घटेगी। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इनके अंदर जो इनका आउटर मोस्ट सेल होता है उसके अंदर ऊपर से नीचे जाने पर आउटर मोस्ट सेल की संख्या बढ़ती है, इसलिए साइज बढ़ता है। इनमें आउटर मोस्ट सेल की संख्या नहीं बढ़ती, और परमाणु के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या क्या होती है, इनकी घटती है। सेकेंड आप ध्यान रखोगे, अधात्विक गुण बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो बढ़ते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखोगे आप, कि जो धात्विक होते हैं, धात्विक ऑक्साइड रहेंगे। भाई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। तो धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। बेसिक मतलब क्षारीय होते हैं। अगर सेकंड आपसे पूछा जाए कि है धात्विक, कौन से, अधात्विक ऑक्साइड, भाई अधातु भी तो किससे करेंगी, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, अधात्विक ऑक्साइड, वो कैसे रहेंगे, एसिडिक रहेंगे, जो क्या रहेंगे, अम्लीय रहेंगे। कैसे रहेंगे, अम्लीय। दो बात ये ध्यान रखोगे, धात्विक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक, अम्लीय होते हैं। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परिवर्तनों के बारे में कौन सा कथन असत्य बताना आपको। देखो फर्स्ट दे रखा है, तत्वों के धात्विक प्रकृति घटती है। भाई बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं की बात कर रहे हैं हम, तो बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक प्रवृत्ति घटती है, क्योंकि धातु तो इस तरफ पाई जाती है। बाएं से दाएं जाएंगे तो अधात्विक प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन धात्विक क्या रहेगी, घटेगी, क्योंकि धातु तो क्या होती है, बाईं तरफ होती है। तो बाएं से जैसे जैसे दाएं जाते हैं तो अधातु आएंगी, तो अधात्विक प्रकृति बढ़ती है, लेकिन धात्विक तो क्या रहेगी, घटेगी। ये कथन क्या है, सत्य है। और इसमें पूछ रहा है हमें असत्य। सेकंड देर का संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये भी क्या रहेगी, इनकी बात सही है, क्योंकि जैसे हम जाते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आता है। कार्बन के अंदर जो वैलेंस शेल होता है, बाह्यतम कोश होता है, उसके इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, क्योंकि कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, नाइट्रोजन 7 नंबर पे, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10 नंबर पे आता है। अगर इसको 2 8 में डिवाइड करोगे तो 2 4 आ जाएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आ जाएगा, 2 7 आ जाएगा, 2 8, और जो सबसे लास्ट में जो होते हैं वही क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजकता कोश के। तो कार्बन के अंदर 4 हैं, फिर 5 हैं, फिर 6 हैं, फिर 7 हैं, फिर 8। तो जैसे जैसे बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जो बात ये भी क्या है, सही है, लेकिन हमें तो असत्य बताना है। देखो अगले ऑप्शन निकालता हूं। अगले ऑप्शन दे रखे, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। देखो मैंने यही बात बताई थी कि जो एक तो होते हैं धात्विक ऑक्साइड, और सेकंड रहेंगे अधात्विक ऑक्साइड। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो तो कैसे होते हैं, बेसिक क्षारीय होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक, अम्लीय रहेंगे। और आपको भी पता है बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो इधर क्या होती हैं, अधातु होती हैं। तो अधातु रहेंगी तो अधात्विक ऑक्साइड कैसे रहेंगे, एसिडिक रहेंगे। तो इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो अधात्विक ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे, एसिडिक या अम्लीय होते हैं। तो ये बात भी सही है, लेकिन सी हमें दे रखा है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। देखो बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। तो जो न्यूक्लियस रहेगा उसके बाहर जो सेल होती है, जैसे जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो ये न्यूक्लियस की जो परमाणु त्रिज्या, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी को ही हम क्या क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। अगर परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी तो ये नाभिक से क्या जाएगा, बिल्कुल सट जाता है।
तो बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस नाभिक रहेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और जैसे बाएं से दाएं जाते हैं परमाणु त्रिज्या कम होगी तो उनका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, क्योंकि अगर बाएं से दाएं जाएंगे आकार कम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। और असत्य हमें पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, क्योंकि आसानी से त्यागते नहीं, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। परमाणु त्रिज्या घटेगी तो देखो, परमाणु त्रिज्या आप मानो जैसे ये नाभिक है, ये परमाणु त्रिज्या, ये नाभिक है, ये परमाणु त्रिज्या, ये नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। देखो, नाभिक से अगर इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे, इसमें दूर हैं, तो ये आसानी से क्या हो सकते हैं, इससे छूट सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। अगर नाभिक से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास रहेंगे तो इससे बंधे रहेंगे तो ये आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। तो यही बता रखा है, ये आसानी से त्याग रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, आसानी से त्यागता नहीं है। तो सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो आपने सुना होगा जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है, क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र, जिससे हम क्या करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, मूत्र का फॉर्मेशन होता है। तो उसके अंदर क्या होती है, किडनी होती हैं। क्या होती हैं, किडनी। और किडनी जो होती है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। और वक्र की सबसे छोटी इकाई जो होती है, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। कौन सी होती है, नेफ्रॉन। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे शरीर के अंदर एक जोड़ी किडनी, दो होती हैं किडनी, जिन्हें हम वक्र बोलते हैं। जो वक्र रहेंगे उनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ये भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। तो ये ध्यान रखोगे, जो वक्र होता है वो कौन से तंत्र से संबंधित होता है, उत्सर्जन तंत्र से। किससे होता है, उत्सर्जन तंत्र से। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। आपको ध्यान होना चाहिए कि पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं। एक होता है ऑक्सिन, कौन सा होता है, ऑक्सिन होता है। एक होता है जिब्रेलिन, ऑक्सिन तो क्या करता है, पादपों की वृद्धि करता है। सेकंड दे रखा है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या करता है, पुष्प जो आते हैं, पुष्प खिलने से, पुष्प को खिलाने में, पुष्प जो खिलते हैं, पुष्प आते हैं, उनसे संबंधित होता है। इससे अगला होता है साइटोकाइनिन, कौन सा होता है, साइटोकाइनिन। एक होता है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड। जो साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल होता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन कराता है, कोशिका विभाजन कराता है। क्या कराता है, कोशिका विभाजन। और जो एब्सिसिक अम्ल होता है ये वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को रोकता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि पादप के अंदर कौन सा हार्मोन होता है जो वृद्धि को रोकता है, क्योंकि पादप की कंप्लीट वृद्धि हो जाती है, फिर उसको वृद्धि को रोकता कौन है, एब्सेसिक अम्ल होता है, जो क्या करता है, पादप की वृद्धि को रोकता है। कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कौन सा करता है, साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन क्या करता है, जो पुष्प आते हैं उनको प्रेरित करता है। ऑक्सिन क्या करता है, पादप की वृद्धि को करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पादप का सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसके अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन। तो हमें इधर का इंसुलिन, ये किन में, मानवों में पाया जाता है, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, इनमें से पादप हार्मोन है। यही तो पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो कौन सा हो जाएगा, साइटोकाइनिन। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तंत्रिका जो कोशिका होती है, नर्वल सेल, वो क्या करती है, सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जैसे हमारे हाथ को अगर गर्म लगा तो गर्म लगते ही हमें पता चल जाता है मस्तिष्क में कि गर्म चीज हमें टच हुई है। तो वो कौन पहुंचाती है, नर्वस सिस्टम ही क्या पहुंचाती है, संदेश पहुंचाती है। जो नर्वल सेल होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है,
इसके अंदर क्या होता है, एक केंद्रक होता है न्यूक्लियस। इसके अलावा जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं ध्रुमिका। इनके जो बीच का पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। और जो सबसे लास्ट पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलेंगे, एक्सोन। तो ये क्या होती है, हमारी नर्वस सेल की स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें दे रखा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, देखो ये एक सेल हो गई। अब जो सेकंड सेल यहाँ पर आएगी, जो सेम स्ट्रक्चर रहेगी, वो क्या रहेगी, इससे जुड़ी रहेगी। तो इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सिनेप्स। तभी तो इसकी सूचना कहाँ जाएगी, दूसरी नर्व सेल के अंदर जाएगी। और ऐसे नर्व सेल से पूछती पूछती हमारी कहाँ पहुँच जाती है, मस्तिष्क में। करोड़ों की संख्या में होती है नर्व सेल। तो ये नर्व सेल दो दो नर्व सेल जुड़ी होती है, उनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो इसमें ध्रुमिका पूछ रहा है, ध्रुमिका तो क्या होती है, जो इनका न्यूक्लियस रहेगा उसके पास जो ये जो संरचनाएं रहेंगी जिनसे सूचनाएं प्राप्त होती है उन्हें हम ध्रुमिका बोलते हैं। लेकिन सिनेप्स क्या बोला जाता है, दोनों नर्व सेल के बीच के स्थान को क्या बोला जाता है, सिनेप्स। जो बी क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। एक्सोन दे रखा है आगे, देखो एक्सोन और आवेग। एक्सोन सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। आवेग क्या होता है, जो संदेश जाते हैं वो आवेग के माध्यम से ही जाते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये मुकुलन क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ये किसके अंदर पाया जाता है, एक तो हाइड्रा के अंदर पाया जाता है और सेकंड ईस्ट के अंदर पाया जाता है। तो आपको या तो हाइड्रा ऑप्शन में मिले या ईस्ट मिले, इन दोनों में क्या होता है, मुकुलन की क्रिया होती है। और मुकुलन में क्या होता है, जो मेन पार्ट होता है, मुख्य पार्ट होता है, उससे क्या होता है, एक शाखा निकलेगी और वो ही क्या कर लेती है, नए पादप का निर्माण कर लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। आपने हाइड्रा की स्ट्रक्चर भी देखी होगी, जो ये हाइड्रा होता है, इससे ऐसी संरचना निकलेगी बाहर। और ये संरचना फिर अलग होकर के क्या बना लेती है, पेरेंट के समान ही क्या बना लेती है, हाइड्रा बना लेती है। तो हाइड्रा के अंदर पाई जाती है और ईस्ट के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जो अमीबा दे रखा है, ईस्ट दे रखा है, प्लाज्मोडियम और लेशमानिया। तो जो मुकुलन की क्रिया एक तो हाइड्रा में होती है और सेकंड किस में होती है, ईस्ट में होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, बी ईस्ट। अमीबा में होता है द्विखंडन, कौन सा होता है, द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में कौन सा होता है, बहुखंडन होता है। कौन सा होता है, बहुखंडन। अमीबा में द्विखंडन, क्योंकि अमीबा की शेप ऐसे होती है, इसमें क्या दो पार्ट में टूटेगा ये, और दोनों पार्ट क्या बना लेते हैं, दो अमीबा बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं द्विखंडन। प्लाज्मोडियम में क्या रहेंगे, इसमें कई सेल्स बढ़ जाती हैं और सभी अलग होकर के कितनी संख्या में बना लेती हैं, एन संख्या में अलग अलग बना लेंगी। और सभी क्या बना लेती हैं, अलग से फिर जीव का निर्माण कर लेती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुखंडन बोलते हैं। तो मुकुलन की क्रिया हाइड्रा में होती है और ईस्ट में। तो हमें हाइड्रा नहीं दे रखा, ईस्ट दे रखा है, जो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखो जो मादा जनन तंत्र रहेगा उसके अंदर क्या होता है, जो मादा जनन तंत्र होता है उसके अंदर क्या रहेगा, देखो ये तो क्या होता है, गर्भाशय होता है, ये होते हैं अंडाशय, ये होती है फ्लोपियन ट्यूब, जिसे हम अंडवाहिनी बोल सकते हैं, फ्लोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, मादा जनन तंत्र होता है। तो जो मादा जनन तंत्र रहेगा उसका कौन सा भाग नहीं है, अंडा से भी क्या होता है, मादा जनन तंत्र का भाग होता है। गर्भाशय से भी क्या होता है, मादा जनन तंत्र का भाग ही होता है। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका किसकी होती है, पुरुष जनन तंत्र का, किसका होता है, पुरुष जनन तंत्र का पार्ट होता है। आगे देर का डिम्ब वाहिनी, जो अंड वाहिनी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिम्ब वाहिनी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, शुक्र वाहिका, क्योंकि शुक्र वाहिका किस में पाई जाती है, पुरुष जनन तंत्र के अंदर पाई जाती है, या नर जनन तंत्र के अंदर शुक्र वाहिका पाई जाती है। बाकी किसके अंदर रहेंगे, मादा जनन तंत्र के अंदर। तो ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, पराग कोश में होते हैं। तो जो पुष्प की जो स्ट्रक्चर होती है, पुष्प के अंदर क्या होता है,
जो सबसे पार्ट होते हैं ये तो होते हैं बाह्य दल। क्या होते हैं? बाह्य दल। ये होता है हमारा परागकोश। क्या होता है? परागकोश। और इनके अंदर ही क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण। ये होती है वर्तिकाग्र। क्या होती है? वर्तिकाग्र। ये होती है वर्तिका। और ये क्या होता है? अंडाशय होता है। तो जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये तीनों मिलकर के तो क्या बनाते हैं? मादा भाग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मादा भाग। परागकोश और परागकण दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? नर भाग बनाते हैं। तो ये ध्यान रखोगे आप कि जो परागकोश होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। और परागकण ही क्या करते हैं? जब वर्तिकाग्र के पास जाते हैं, वर्तिकाग्र से वर्तिका के माध्यम से अंडाशय में जाते हैं, यहाँ प्रोसेस होती है और फिर क्या बनता है? जो सीड बनता है या जो फ्रूट बनता है वो इसी के अंदर बनता है। जो फल बनता है, बीज बनता है, वो इसी के अंदर बनेगा। तो इसमें जो ऊपरी पार्ट होता है इनमें क्या होते हैं? परागकोश पाए जाते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। तो जो परागकोश में होते हैं तो परागकोश में क्या रहेंगे? परागकण पाए जाते हैं। बाह्य दल भी नहीं होते, अंडाशय भी नहीं होता, आगे क्या दे रखा है? अंडक भी नहीं होता, लेकिन क्या होते हैं? परागकण होते हैं, जो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर रहेगा। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है। देखो एक तो होते हैं समजात और सेकंड होते हैं समवर्त अंग। तो दोनों का ध्यान रखोगे। समजात का मतलब होता है जिनकी उत्पत्ति समान हो, एक जगह से उत्पत्ति होती है, लेकिन कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कि अंगों की उत्पत्ति तो एक जगह से ही होती है, एक समान होती है, लेकिन उनका कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। उसे हम समजात अंग बोलते हैं। समवर्त में क्या हो जाएगा? इसके विपरीत हो जाएगा। उत्पत्ति असमान होती है, अलग अलग जगह से होती है, लेकिन कार्य क्या होता है? उनका समान होता है। कार्य क्या रहेगा? उनका समान रहेगा, लेकिन उत्पत्ति क्या रहेगी? असमान। अलग अलग जगह से उत्पन्न होते हैं लेकिन कार्य एक जैसे करते हैं, समवर्त। उत्पत्ति समान रहेगी, कार्य अलग अलग हो क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं। तो समजात अंग के अंदर जो आपके जो उदाहरण रहेंगे वो कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा मानव का हाथ। उदाहरण बता रहा हूं। मानव हाथ, कुत्ते के अगले पैर, अगले पाद, इसके अलावा घोड़े के अग्रपाद, घोड़े के अग्रपाद। मानव का हाथ आ गया, कुत्ते के अगले पांव, इसके अलावा घोड़े के अग्रपाद और मेंढक के अग्रपाद भी आते हैं। मेंढक के भी अग्रपाद। ये सभी क्या होते हैं? उत्पत्ति समान, कार्य अलग अलग होते हैं, तो समजात अंग होते हैं। अगर समवर्त अंग की बात करें तो इनके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या रहेगा? कीट, कीट पंख, छोटे कीट आते हैं उनके पंख, पक्षियों के पंख, क्या आ जाएगा? कीट पंख आएगा। इसके अलावा पक्षी पंख, इसके अलावा चमगादड़ पंख। ये सभी कैसे होते हैं? समवर्त अंग होते हैं। तो हमें क्या पूछ रखा है? समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। ये दोनों क्या होते हैं? इनकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। हमारे दांत तथा कुत्ते के अग्रपाद आलू एवं घास के ऊपरी भूविस्तारी उपयोग सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, क्योंकि मानव हाथ और कुत्ते के अगले पांव ये दोनों कैसे होते हैं? समजात अंग होते हैं। समजात अंग का मतलब ये होता है उत्पत्ति तो क्या होती है? उनकी समान होती है, कार्य अलग अलग होते हैं। समवर्त अंग बोलते हैं उत्पत्ति अलग अलग रहेगी लेकिन कार्य क्या होता है? उनका समान होता है। तो ये क्या रहेगा? हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन दिया था। क्या क्वेश्चन दिया था? आपको पूछा था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो मैंने पूछा, बताया था कि आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया उत्तर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसके अलावा साइंस के लिए आपको लगातार जुड़ा रहना है। इसके अलावा आपको मैराथन क्लास भी मिलेगी साइंस की, जब तक आपका 21-22 ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उससे पहले। तो आपको कंप्लीट
जो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।